दोस्तों पिछले ज्योग्राफी के हमने सेशन में जाना था एस्ट्रोनॉमी के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ग्रहों, उल्कापिंडों, तारामंडलों आदि आदि जो भी नामकरण हुए थे उनको सबको कल हमने जाना था। उस सेशन में हमने देखा था कि उल्कापात किस तरीके से होता है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, जॉर्ज लेमेटेयर के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह से हुआ, उपग्रह क्या हैं, क्षुद्र ग्रहिकाएँ क्या हैं, ये हमारे सौरमंडल में कहाँ पर स्थित हैं, वगैरह वगैरह हमने तथ्यों के बारे में जाना था जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो सेशन को ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो आप लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हम यहाँ पूरी बात करेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, इनका निर्धारण क्यों किया गया है और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो पूरे सेशन को आप देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूँ आपका योगेंद्र टाइम्स पर। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होता है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से बताई गई है, परंतु हम पृथ्वी को एक ऐसे गेंद की तरह अनुभव कर सकते हैं कि जिसको ऊपर उत्तर और दक्षिण दिशा से पंच कर दिया गया हो, थोड़ा सा प्रेस करके दबा दिया गया हो और इसके दोनों सिरे क्या हैं, दबे हुए हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इसके दोनों सिरे दबे हुए हैं एकदम। इसीलिए पृथ्वी के आकार को एक अलग नाम दिया गया, जियोट। पृथ्वी के आकार को क्या नाम दिया गया है, जियोट। तो अब इस पे जैसे समय के साथ ज्योग्राफी, मैंने बताया कि ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी से अलग होती चली गई। तो ज्योग्राफी में एक विधा ये आई कि समय और डिस्टेंस और टेम्परेचर को किस तरीके से एकदम सटीक मापन के विधियों का प्रयोग करते हुए निकाला जाए। तो इस दिशा में हमारे खगोलविदों, हमारे भूगोलविदों ने उस समय की सबसे सर्वोपयुक्त विद्या का प्रयोग करते हुए ये माना कि इस पे क्यों ना काल्पनिक रेखाओं को मान लिया जाए कि इस पे कुछ विशेष दिशाओं में काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को आज हम अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में डिफरेंस क्या है, ये क्या प्रदर्शित करती हैं, अगर दोनों एक जैसी हैं तो नाम अलग अलग क्यों हैं, और कुछ विशेष अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में भी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। देखिए, अक्षांश रेखाओं की जहाँ तक बात रही तो अक्षांश रेखाओं को पृथ्वी पर समान दूरी पर खींचा गया है। एक अक्षांश रेखा ऐसा माना गया, याद रखिएगा ये महज कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है कि इस तरीके की लाइंस क्या है खींची गई हो पृथ्वी पर। कोई पटरी और प्रकार लेके बैठा नहीं है कि पूरी पृथ्वी पर क्या करेगा, लाइनिंग करेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक, कल्पना मात्र है। तो कल्पना ये की गई कि एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बीचों बीच भागों में बांटती है, पूरब से पश्चिम के क्रम में, ठीक, उसका नाम इन्होंने दे दिया अक्षांश रेखा, ठीक। और उसके ऊपर नीचे जैसे जैसे हम चलते गए अक्षांश रेखाओं की संख्या बढ़ती गई, ठीक। तो अक्षांश रेखा क्या है, जो पूरब से पश्चिम की दिशा में इस तरीके से खींची गई हमें प्रतीत होती है, महज एक काल्पनिक रेखा है, ठीक। ऐसी रेखाओं की संख्या क्या है, इसको भी आगे हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहली उस रेखा को खींचा गया जो पृथ्वी को दो बराबर वृत्तों में बांटती है, या यूँ कहें कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका नाम दिया गया 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। इसके नाम से बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, नाम हम तीनों आपको एक साथ बता दे रहे हैं जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक। तो इसको क्या कहा गया, 0 डिग्री रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं, भूमध्य रेखा इसको यहाँ बोलते हैं, ठीक है। अब है क्या, अब एक समान कोणीय दूरी पर इसी तरीके से कई रेखाएं क्या हुई, खींच दी गई। कई रेखाएं इसी तरीके की कोणीय दूरी पर खींची गई हैं। यहाँ से दूरी बराबर रहेगी और अंत में क्या हुआ, अंत में जाते जाते एक समय ऐसा आया जहाँ पर एक बिंदु में कन्वर्ट हो गई,
ठीक, एक बिंदु मात्र बचा रहा है। इसी तरीके से यही विद्या दक्षिण में भी अपनाई गई और दूरियों को समान रखते हुए इस तरीके से इसको खींचा गया। ठीक, फिर खींचने के बाद क्या हुआ, इन्हीं को आपस में मिला दिया गया। जैसे मान लीजिए ये मिलाया मैंने, इसकी आप थीसिस को समझिएगा किस तरीके से रेखाओं को खींचा गया। अब जैसे ये खींचा गया, एक अक्षांश, दो अक्षांश, तीन अक्षांश, इस तरीके से बहुत पास में क्या है, इस तरीके से ऊपर की दिशा में जैसे जैसे आप जाएंगे 0 डिग्री के ऊपर, उत्तर में आपको 90 डिग्री अक्षांश तक जाना पड़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में मिलेगा और ठीक 0 डिग्री के बाद 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में मिलेगा। ठीक, तो 90 डिग्री अक्षांश यही बिंदु है जहाँ पे ये पॉइंट खत्म हो जाते हैं, आके आपस में मिल जाते हैं। अर्थात आपसे बात की जाए कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी रेखा है, तो ये बेसिकली रेखा ना होकर एक बिंदु मात्र है। ठीक है, अब देखिए है क्या, अब संख्याओं को लेकर थोड़ा सा मतभेद रहता है, तो कुछ नहीं करना है, 90 ये हैं, 90 ये हैं, 90 हम करेंगे प्लस 90 करेंगे, प्लस हम क्या करते हैं, 0 को लिखना भूल जाते हैं। ठीक, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 181। महत्वपूर्ण है, 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। अब अक्षांश रेखाओं की खासियत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। हमने ये जान लिया कि खींची किस तरीके से गई, एक फिक्स एंगल को बनाकर ये रेखाएं एक दूसरे स्थान से मिलाई गई हैं और इन रेखाओं के बीच की दूरी पूरे पृथ्वी पर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी चाहे कोई भी क्यों ना हो वो, ठीक है, वो क्या है, समान है। ये दूरी 111 किलोमीटर ही रहेगी चाहे जहाँ। अब देखिए है क्या, अब पृथ्वी पर चूंकि एंगल समान है, इसके लिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे अर्थात उत्तर की तरफ, और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे, दोनों में क्या होगा, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी क्या होगी, हमेशा के हमेशा 111 किलोमीटर होगी। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण यह है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचने के बाद, 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींचने के बाद उत्तर वाले, पृथ्वी के उत्तर वाले हिस्से को नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम दिया गया, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वहीं दक्षिण वाले पार्ट को क्या कहा गया, साउदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो आपसे प्रश्न अगर इस तरीके से बने कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा है क्या कि इसी 0 डिग्री रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बनते हैं। संख्या हमने बता ही दी है, अब आगे इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए है क्या कि अक्षांश रेखाएं, चूंकि आपसे ये अगर पूछता है कि अक्षांश रेखाएं किस चीज को डिनोट करती हैं, क्या ऐसी विशेषता है कि अक्षांश रेखाओं को खींचा गया हो, कोई भी अक्षांश रेखा क्यों ना हो, तो उसमें विशेषता के तौर पर आप देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं में जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाएंगे, किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं को आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता चला जाएगा। यहाँ से 0 डिग्री से जैसे ही हम इधर उत्तर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता चला जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ डाउन होता है। इधर दक्षिण की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक, इसका आशय ये हुआ कि अक्षांश रेखाएं मुख्यतः आर्द्रता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, साथ ही साथ 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य चूंकि दूरी भी निकाल सकते हैं हम, और ये स्थानों के लोकेशन के लिए भी थोड़ा सा इस्तेमाल की जाती हैं, इसीलिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अक्षांश रेखाएं आर्द्रता और दूरी दोनों को प्रदर्शित करती हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं के बारे में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी अक्षांश रेखाएं हैं जो एग्जाम के लिहाज से हमारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको, आराम से पढ़िए, कुछ इसमें बेसिकली है नहीं, परंतु है क्या कि वो मतभेद है थोड़ा सा दिमाग में, और वो मतभेद धीरे धीरे इस विषय से मनभेद बना देता है आपका। देखिएगा, अक्षांश रेखाओं में मुख्यतः हमें 5 अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ना है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर हालांकि थोड़ा सा
ध्यान देने योग्य बातें, जैसे एक तो हमें 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ना है, भूमध्य रेखा के बारे में या इक्वेटर के बारे में, ठीक है, पढ़ना है, या विषुवत रेखा के बारे में। दूसरा हमें पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में। अभी बताते हैं कर्क रेखा है क्या, कितने डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा नाम से जानेंगे। तीसरा हमें पढ़ना है मकर रेखा के बारे में, ठीक। और 2 अन्य यहाँ पे पॉइंट्स हम ऐड करते हैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। एक तो हमें पढ़ना है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में, दूसरा हमें पढ़ना है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बारे में। तो कुल मिलाकर हमें जो पढ़ना है 5 अक्षांशों के बारे में पढ़ना है, और इन्हीं अक्षांशों को जानने के बाद हम देशांतर की तरफ स्विच करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं भूमध्य रेखा से प्रश्नों के बारे में। क्या है भूमध्य रेखा, किस तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से पूछता रहता है प्रश्न, आप देखेंगे बार बार उन्हीं प्रश्नों को क्या करता है, ये घुमा फिरा के आपसे पूछता है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, भूमध्य रेखा किन किन देशों से जाती है इसको रटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको इस आदत से बचना है, कभी भी आप रटिए मत। जो चीज़ें मैपिंग के थ्रू आप याद करेंगे उसको मैप वाले पोर्शन में एक एक देश को आप देखते जाइए, किन किन देशों से जाती हैं उसको आप याद करिएगा। स्वयं ही भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जहाँ से जा रही है उस पर क्लियर किया गया। देखिए भूमध्य रेखा से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। पहले तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश को ही क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या बन सकता है कि भूमध्य रेखा इंडोनेशिया से होते हुए आप देखेंगे जाएगी अफ्रीका महाद्वीप। आप मैप का सहारा ले सकते हैं, तो एक देश पड़ता है कांगो, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की एक नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी, जो इसको 2 बार काटती। होता क्या है कि ये रेखा जा रही है, कल्पना ही की गई काल्पनिक रेखा जा रही है, और नदी इस तरीके से बह जाती है। एक तो एक यहाँ काट देती है, एक यहाँ काट देती है, फिर ऐसे बहती हुई चली जाती है, ठीक। तो 2 बार काटती है। इसलिए ये प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर को या विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो नदी 2 बार काटती है। इसको आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक। तीसरी बात क्या है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक समय तक क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, सर्वाधिक प्रकाश। क्यों, क्योंकि सूर्य सबसे ज़्यादा समय तक यहीं पर चमकेगा। हम पृथ्वी के मोशन वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक। तो भूमध्य रेखा से कुछ विशेष प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन जो बनता है वो सॉलिड बनता है लगातार। कांगो नदी इसको 2 बार काटती है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसी को प्रकाश मिलता है। अब सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर सूर्य की सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग पड़ रही है तो पृथ्वी यहाँ पे क्या होगी, सबसे तेज़ी से गर्म होगी, और जल भी यहाँ तेज़ी से गर्म होगा। जब गर्म होगा पानी तो तेज़ी के साथ ऊपर उठेगा, जब ऊपर उठेगा तो क्या होगा, पानी जल्दी बरसेगा और यहाँ लगातार बरसेगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। इसको थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों को ही भूमध्य रेखीय देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, भूमध्य रेखीय देश कहा जाता है। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो भूमध्य रेखा से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपसे एग्जाम में लगातार पूछता रहता है। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उसको हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे, अन्य रेखाओं से संबंधित बिंदुओं को। ध्यान रखिए कि ज़्यादा रेखाओं के पीछे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट मत करिएगा, वही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा होता क्या है कि हम ज्ञानी बनने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा रटने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पढ़िएगा, उसको मैप से थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे चलिए भैया, चलते हैं हम कर्क रेखा की तरफ। कहाँ चलते हैं, कर्क रेखा की तरफ। देखिए कर्क रेखा में सबसे पहला पॉइंट यह है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट यह है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से जाती है, ठीक।
अब 8 राज्यों का नाम याद करना थोड़ा सा ज़रूरी है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब चूंकि ये भारत से जा रही इसलिए इसका अध्ययन आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे भारत में एक नदी है माही नदी, जो कि मेहदा झील से निकलती है, ये इसको 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। आप देखेंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर एक छोटी नदी है जो बहती है, मेहदा झील है, वहीं से निकलकर वहीं खत्म हो जाती है, बहुत बड़ी नदी नहीं है। भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये चर्चा का विषय लगातार बना रहता है, उसको हम अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से भी याद करते हैं। आज हम भी कोशिश करेंगे आपको किसी तरीके से एक सरल से सरल तरीका जो होता है उसको हम उस तरीके से आपको याद करवाएं। चलिए ठीक है, जैसे याद करते हैं तो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। देखिए मिजोरम है, पहले में एक ट्रिक लिखेंगे, आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसी ट्रिक के माध्यम से हम फिर पढ़ेंगे। मित्र पर गमछा क्या है? मोदी जी वाला गमछा है और झाड़ना है आपको है, मतलब क्या है? साफ करना है, ठीक है। में से क्या हो जाएगा? मिजोरम, में से क्या हो जाएगा भैया? मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा, इसको साथ में पढ़िएगा 4 बार, त्रिपुरा। पा से पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला। रा से राजस्थान, ठीक है। सांभर झील का नमक यहीं से खा रहे हैं आप लोग ना। गा से क्या होगा? गुजरात, ठीक। माँ से मध्य प्रदेश, शिवराज मामा यही है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा विधायकों खरीद फरोख्त हो रही। छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नाम याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक समय बाद, लेकिन भूलता है। झार से हो जाएगा पूरा झारखंड। तो एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से आप इसको पूरा याद कर सकते हैं, इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद आपको यहाँ से एक चीज़ ये याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखा जो हमने पढ़ा वो भी कहाँ से जाती थी? अफ्रीका महाद्वीप से जाती थी, और कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से जाती है, ठीक। तो कर्क रेखा के बारे में इतना ही सवाल है, और बाकी हम इसका एक पोर्शन पढ़ेंगे मोशन ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में। तो आगे आइए चलते हैं, मकर रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। साथ साथ रिवाइज करते रहिएगा, इसको थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मकर रेखा के बारे में। देखा आपने कुछ है नहीं, आराम से आप रिवाइज करते रहिए, रिकॉल करते रहिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें, ठीक है। मकर रेखा में देखिए किस तरीके से प्रश्न बनते हैं आपसे और क्या इसकी विशेषता है। सबसे पहला काम मकर रेखा में क्या है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन में क्या है, एस लिख देगा वैसे, सदर्न, ठीक है, लैटिट्यूड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अक्षांश केंद्र क्या थे? लैटिट्यूड, इंग्लिश। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एस का मतलब क्या लिखा है। एस और एन से आप समझिएगा, जहाँ पर एस और एन शब्दों का प्रयोग एंगल के साथ किया गया है ज्योग्राफी में, इसका मतलब है कि वो आपसे लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाओं के बारे में बात कर रहा है। इसको दिमाग में रखिएगा, प्रश्न इसी तरीके से बनते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑस्ट्रेलिया जिसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को मकर रेखा क्या करती है? 2 बराबर, बीचों बीच से जाती है, ठीक, 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है फिट्जॉय नदी। कौन सी नदी है? फिट्जॉय नदी। ये क्या करती है भैया? ये मकर रेखा को 4 बार काटती है। कितनी बार? 4 बार काटती है, ठीक। इसको याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे एक नदी है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी, ठीक है। इसको मैप में थोड़ा सा आप देखिएगा। लिम्पोपो नदी क्या करती है? इसको 2 बार काटती है, और ये सब प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। अब क्या करता है? अभी इन्हीं प्रश्नों को कूट के आधार पे देता है। 4 कोई दे देगा विशेष स्थान, और ये नदियां दे देगा ये करती क्या है, तो आपको उनके संबंधों को जोड़ना होता है, ठीक है। और मकर रेखा भी याद रखनी है आपको, कहाँ से होकर जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से होकर जाती है। तो हमने बेसिकली 3 रेखाओं के बारे में पढ़ा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त की। अब देखिए है क्या, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इन रेखाओं से संबंधित देशों को मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा जान लेना है। ठीक, अब चलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो कोई अक्षांश रेखा ना होकर क्या है, अक्षांश है, अर्थात एक बिंदु है। क्या है, बिंदु है। आप जानते हैं इसी से उत्तरी ध्रुव की संबंधित है। और इसी तरीके से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, ये भी एक बिंदु है मात्र। ठीक है, ये कोई अक्षांश रेखा नहीं है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये रेखाओं से संबंधित था। अब आगे चलते हैं, इसके दूसरे क्रम में हम देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अक्षांश रेखाएं बहुत सरल थी, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कठिन लगे। ठीक है, आइए देशांतर रेखाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए हमने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं इस तरीके से बनाई गई हैं, जबकि आप देखेंगे देशांतर रेखाओं को जो बनाया गया है उनको इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है ना, अर्थात अक्षांश रेखाओं को पूरब से पश्चिम और देशांतर रेखाओं को हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण इन्हें बनाया गया है। अगर हम ग्लोब की मदद से देखेंगे तो उसमें 3D फिगर के माध्यम से अच्छे तरीके से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी है और माना गया कि इसी से बीचों बीच उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींच दी गई है, अर्थात कल्पना कर ली गई है, जिसको इन्होंने क्या कहा, देशांतर रेखा नाम दिया। क्या दिया भैया, देशांतर रेखा नाम दिया। और इस देशांतर क्या कहा गया, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, अन्य रेखाएं भी खींच दी गई हैं, 180 इधर से 180 इधर से, अर्थात ये कहते हैं कि 360 रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं देशांतर के रूप में। ठीक है, अब इन रेखाओं से प्रश्न क्या क्या बनते हैं, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए है क्या, 0 डिग्री खींच दी गई, इसी के तरह से अन्य रेखाएं भी खींची गई हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ से जाती हैं और अंत में क्या है, ये जाएंगी तो मिल जाएंगी, इनकी खासियत ये है। अब ये 3D फिगर बनेगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप सोच रहे हो ऐसे बन रहा है, जैसे चलेगी तो पीछे से आके मिलेंगी, ये रेखाएं यहीं रुकेंगी नहीं, ये से जाएंगी, इसी से सारी रेखाएं क्या करेंगी, यहीं से होके जाएंगी। इस बात को ध्यान में आपको रखना है, यहीं से होके जाएंगी, काटे वटेंगी नहीं। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। अर्थात अगर हम एक तरीके से देखें तो ये बिंदु क्या है, ये एक पोल जैसा बन जा रहा है। ठीक है ना, जो हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, यहाँ पे पोल का काम कर रहा है। ठीक ना, एक बिंदु का काम कर रहा है। ठीक, और 0 डिग्री हमारी ये है। ठीक, अब देखिए जैसे हमने वहाँ पे बताया था कि 0 डिग्री के उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध, उसी तरीके से यहाँ होता है कि 0 डिग्री के अगर हम इस तरीके से लें तो 0 डिग्री के पूरब वाला पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री के पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। इसको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। अर्थात अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है वो कि पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर कितने गोलार्धों में बांटा जा सकता है, तो क्या करना है आपको, 4 गोलार्धों में बांटा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं करना है, कोई इसमें पहाड़ वाली बात नहीं है। अब क्या है, अब यहाँ पे कुछ ऐसी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, जो पृथ्वी पर कुछ बहुत ही बड़े कार्यों में उपयोग की जाती हैं, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, आर्द्रता को डिनोट करती हैं, उसी तरीके से देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, टाइम को डिनोट करती हैं। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं, समय को प्रदर्शित करती हैं। ठीक, अब यहाँ पे मुख्यतः हम 2 प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक,
पहला 0 डिग्री देशांतर रेखा और दूसरा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पहले हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? प्रधान यामोत्तर। इसका नाम क्या है? प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर कहा जाता है, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा का। पूरी दुनिया में समय की जब बात आए कि समय किस तरीके से एक रेशियो निकालकर किस तरीके से समय सारे देश जो हैं सेट करें, जिससे उनके टाइम जो हैं बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित तरीके से ना हो, तो दुनिया के सारे देशों ने क्या किया? 0 डिग्री देशांतर से अपने समय को डिनोट किया। भारत ने भी किया। ठीक, अब चूंकि सारे लोगों ने डिनोट किया, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इन सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा, लाइंस को याद रखिएगा। ये सब पूछता है आपसे, क्या कहते हैं भैया? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, IST बोलेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या अब है? क्या अब दुनिया के जितने भी, आप देखते हैं फ़ोन आप निकालते हो तो IST उसमें टाइम लिखा रहता है। दुनिया के जितने देश है क्या करेंगे? अब 0 डिग्री से क्या करते हैं? अपने टाइम को कंपेयर करते हैं, इधर वाले भी इधर वाले भी। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं में क्या होता है? अक्षांश रेखाओं में ऊपर वाली के लिए मान लीजिए 1 डिग्री लिखा है तो N लिखा रहेगा नॉर्थ, और 1 डिग्री दक्षिण में है तो साउथ। उसी तरीके से यहाँ जैसे चलेंगे तो ईस्ट लिखा रहेगा, वेस्ट लिखा रहेगा। हिंदी में पूरब लिखा रहेगा और यहाँ पे पश्चिम लिखा रहेगा। इन सब बातों को बहुत गौर से ध्यान रखिएगा। प्रश्न में यही सब बातें क्या हैं आप गलत करते हैं। बड़े बड़े तीरंदाज लोग जो होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञान देते रहते हैं दिन भर, इन्हीं तरीके के प्रश्नों में क्या है वो गलतियाँ कर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है और लंदन के पास एक स्थान है ग्रीनविच। लंदन आप जानते हैं इंग्लैंड में स्थित है, इंग्लैंड की राजधानी टेम्स नदी के किनारे बसा है। तो ग्रीनविच के पास से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसको भी दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा ही क्यों कहा गया? बाकी कई ऐसे स्थान होंगे जहाँ से गुजरती होगी, उसके नाम पर क्यों नहीं रखा गया? तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाया हुआ था लंबे समय तक। उसका वर्चस्व टूटने में समय लगा। इस समय अलग अलग देशों के वर्चस्व हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, भारत भी इसी होड़ में लगा हुआ है। तो है क्या? जिस देश का वर्चस्व था उसी देश के नाम पर इसका नामकरण कर दिया है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि ये रेखा घाना की राजधानी अक्रा से होकर गुजरती है और अक्रा इसी पर स्थित है, आप देखेंगे। ठीक, तो अगर पूछता है प्रश्न इस तरीके से कि देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर जाती है, तो अक्रा घाना की राजधानी है। इस बात को ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक, अब देखिए है क्या, मैंने बताया कि 0 डिग्री क्या है? ये पूरी दुनिया का टाइम यहीं से मिलाया गया है। भारत ने भी मिलाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भारत ने क्या कहा? भारत ने ये कहा, दूसरे पॉइंट के तौर पे हम पढ़ सकते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारी क्या है? समय रेखा होगी। पूर्वी देशांतर याद रखिएगा, पूर्वी देशांतर क्या होगी? हमारी समय रेखा होगी। ठीक, तो अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न बनता है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी रेखा है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, अब इसमें एक घंटे वाला प्रश्न आता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग से ध्यान देना है। दिमाग से ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, मन चित्त लगाए रखिएगा। 1 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो क्या करती है? 4 मिनट को डिनोट करती है। समझ रहे? इस कहाँ से आया है? पृथ्वी क्या करती है? 360 डिग्री घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में घूमेगी, मतलब
1 घंटे में हम कितना चलेंगे? 15 देशांतर। 1 घंटे में कितना चलेंगे? 15 देशांतर। समझ रहे हैं? 360 घुमा, हमने भाग दे दिया, कितना आएगा? 15। 1 घंटे में जब 15 देशांतर चलेंगे तो घंटे को जब बदलेंगे मिनट में तो 60 मिनट में कितना चलेंगे? 4 मिनट ना। 4 मिनट में क्या चलेंगे? 1 देशांतर, या 1 देशांतर में कितना चलेंगे? 4 मिनट। इस बात को याद रखना है। अब हमारे पास क्या है? 82.5 डिग्री। जब 82.5 को आप इसी तरीके से बदलेंगे तो आप कितना आएगा? 5.5 घंटा। अर्थात क्या है? भारत का जो समय है वो ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि पूर्वी देशांतर लगा है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं प्लस, ऐसे भी लिखते हैं, मतलब 5.5 घंटे क्या है? आगे है। इसको दिमाग में रखिएगा बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे प्रश्न में कि ब्रिटेन में इस समय 3:30 शाम के हो रहे हैं, ठीक है, इतने बज रहे हैं। तो भारत में इस समय कितने बज रहे होंगे? तो आप क्या करेंगे? 5 घंटा 30 मिनट इसी में ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 3 8, और ये 6 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 9 घंटे, ठीक है। मतलब इस समय कितने बज रहे होंगे? 9 बज रहे होंगे, ठीक है ना, रात के। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में आप रख के सॉल्व करिएगा और इसको समझते रहिएगा, बार बार इसको सोचते रहिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ से क्या बनता है, जो मुझे लगता है भविष्य में प्रबल संभावना है और ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछने की। चूँकि है क्या, 82.5 डिग्री भारत से होकर गुजरती है, तो प्रश्नों के पूछने का जो तरीका है उसी तरीके से बदल जाता है। जैसे ये भी पूछा गया है कई बार कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर वो जाती है, ठीक है। तो आइए इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारत की मानक समय रेखा है, पूर्वी देशांतर, ठीक है भैया। तो पहला काम तो ये, जैसे मैंने बताया था कर्क रेखा क्या थी? भारत से होके जाती थी, तो मैंने बताया था वहाँ पे कि भारत के 8 राज्य से होके जाती है। उसी तरीके जब 82.5 डिग्री जाएगी तो 82.5 डिग्री क्या करेगी? भारत के किसी राज्य से होके जाएगी, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। ये 5 राज्य कौन कौन है? ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है या नहीं है, ठीक है। इन राज्यों को आप याद रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं आप, अंधा मोचू। आप कुछ भी बना सकते हैं, बहरहाल मुझे जो लगता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओ से क्या हो जाएगा? ओडिशा। CH से क्या होगा? छत्तीसगढ़। U से क्या होगा? उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर कौन से 5 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से हम देखेंगे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों होके जाती है। उनमें हमने एक चीज़ देखा कि मध्य प्रदेश क्या है? कॉमन है, और छत्तीसगढ़ भी क्या है? कॉमन है। तो 2 ऐसे राज्य हैं जो क्या हैं? कॉमन हैं 82.5 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा पर। इसको आप याद रखिएगा। साथ ही साथ आपसे कुछ ये प्रश्न इस तरीके से बनाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से होकर जाती है। प्रयागराज में पर्टिकुलर नैनी से होकर ये जाती है। नैनी के साथ साथ गोविंदपुर वाले अगर देख रहे हैं, गोविंदपुर से भी होकर ये जाती है। इसको भी थोड़ा सा याद रखें। और अगर अभी तक प्रश्नों की बात करें तो एक और यहाँ प्रश्न आकांक्षी रहा है हमेशा कि ये मिर्ज़ापुर ज़िले से भी होके जाती है। अब इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आप क्या करें, सभी ज़िलों को रटना शुरू कर दें किन किन ज़िलों से होकर जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, राज्यों को देखा 5 राज्य, अंधा मोचू,
आ से आंध्र प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी एस से छत्तीसगढ़, यू से उत्तर प्रदेश। इसको याद रखना है, ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर का काम खत्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सी देशांतर रेखा है जिसके बारे में प्रश्न बनता रहा है, इसका या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। तो अगली देशांतर रेखा के बारे में हम जानेंगे, वो है 180 डिग्री, ठीक है। इससे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं अभी तक पूछा जा रहा है। जैसे हमने बताया कि 0 डिग्री जो देशांतर है उसे क्या बोलते हैं, डेट लाइन, सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम बोला जाता है, वहाँ से टाइम फिक्स किया गया है। उसी तरीके से 180 डिग्री जो है इसे आइडियल बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसको याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न एक तो ये पूछा गया है कि आइडियल क्या है, तो 180 डिग्री देशांतर को आइडियल कहा जाता है। दूसरा ये है, ये देशांतर 8 स्थानों पर मुड़ी हुई है, इसको दिमाग में रखिएगा, 8 स्थानों पर क्या है, मुड़ी हुई है, ठीक। ऐसा इसलिए किया गया है कि आप जब ग्लोब को देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि जिन जिन स्थानों पे मोड़ा गया है वो पर्टिकुलर किसी एक स्थल भाग से होकर जा रही थी। तो स्थलीय भाग पर होगा क्या कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ये मान लीजिए एरिया है, अब यहाँ से क्या हो 180 डिग्री जा रही है, तो 180 डिग्री अगर यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ दिन कोई डेट होगी, इसके इधर क्या होगा, एक डेट उसमें जुड़ जाएगी और इस पर कुछ अलग डेट होगी। तो इससे बचाने के लिए क्या किया गया कि यहीं से इसको मोड़ दिया गया, फिर आगे ले जाया गया, ठीक है। तो ऐसे द्वीपीय कई देश हैं जहाँ पर इसको मोड़ा गया है। वो कितनी बार मोड़ा गया है, 8 स्थानों पर मोड़ी गई। क्यों मोड़ा गया है, जिससे एक ही देश में कई 2-3 इस तरीके की तारीखें एक ही दिन में ना हो जाए। परंतु 180 डिग्री पर कुछ समय के लिए क्या होता है, 3 दिन हो जाते हैं या 3 तारीखें हो जाती हैं। ये आपसे पूछता है, 3 तारीखें हो जाती हैं एक दिन के लिए, ठीक। जैसे ये रेखा गई है तो इधर कुछ होता है, इधर कुछ होता है, इधर कुछ, मान लीजिए इधर 27 है तो इधर 28 हो जाएगा और इधर कितना होगा 26। इस तरीके से क्या है, डेट्स वो घट बढ़ जाती है। तो एक ही पॉइंट पर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण आपसे रहे हैं देशांतर और अक्षांश से संबंधित बिंदु, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। आप आसानी के साथ इस वीडियो को देखिए 4 बार, उसके बाद क्या है, अगर चाहते हैं आप तो नोट्स बनाइए और प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो yogendratimes@gmail.com पर मेल कर सकते हैं या कमेंट करके भी हमसे क्या आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।